नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। और प्यारे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बता दूं कि मैं आज फेमिनिज़्म पर बात करने वाला हूं, नारीवाद पर। दरअसल फेमिनिज़्म को समझना और फेमिनिज़्म है क्या, ये खासकर महिलाओं के लिए, यहाँ तक कि पुरुषों के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फेमिनिज़्म का सेंस न होने पर हमारे सामने दिक्कत क्या आती है कि हम एक ग्रुप को, एक वर्ग को, एक सेक्शन को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। एक सेक्शन को हम लोग शोषण का ज़रिया बना लेते हैं। एक वर्ग को हम शोषण के नज़रिए से देखते हैं, एक वर्ग का हम शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को समझने के लिए, जानने के लिए आप सभी लोगों को ज़रूरी होता है कि आप समझें कि फेमिनिज़्म होता क्या है। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि महिलाओं के, नारियों के तुलना में पुरुषों को बहुत ज़्यादा आज़ादी थी। ये प्रारंभ से ही पुरुष जो है प्रभुत्व स्थापित करता रहा है महिलाओं पर। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, बृहद बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे और आप सभी को समझाएंगे। हमारे परिवार में पुरुष सूर्य की तरह है। हमारे परिवार में पुरुष सूर्य की तरह है। उनका प्रकाश अपना होता है क्योंकि वह संसाधनों के मालिक हैं। उनके पास आय है और घूमने फिरने तथा निर्णय लेने की आज़ादी है। महिलाएं उपग्रहों की भांति हैं जिनके साथ अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। वह तभी प्रकाशित होती हैं जब सूर्य की रोशनी उन तक पहुंचती है। अब इसमें देखिए, बहुत सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि देखिए, जो महिलाएं होती हैं वो उपग्रहों की तरह से हैं। जैसे पुरुष होता है, जब पुरुष महिलाओं को प्रकाश देगा, पुरुष को बताया गया कि वो सूर्य है, सेंटर है वो, और इस सूर्य के पास सब कुछ अपना होता है, अपना प्रकाश है, अपना सब कुछ होता है, अपनी ऊर्जा होती है। पर उपग्रहों को कहाँ से ऊर्जा मिलती है? उपग्रहों को ये ऊर्जा सूर्य से ही मिलती है, ये प्रकाश सूर्य से ही मिलता है। तो कहने का मतलब, पूरे अगर सोलर सिस्टम में देखें, पूरे सौर परिवार में देखें, सौर मंडल में देखें, तो सूर्य जो है वहाँ पर डोमिनेंट होता है। वो मतलब सब पर अपना अधिकार जताए रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस समाज में महिलाओं की दशा उपग्रहों की तरह से मानी गई है, ऐसा लोग बताते हैं। अब हम बात करते हैं नारीवाद क्या है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर स्त्रियों के अधिकारों के समर्थन से उत्पन्न हुए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आंदोलन को नारीवाद की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब, समाज में जो आर्थिक दृष्टि से या नैतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, असामाजिक दृष्टि से जितने भी नारियों के अधिकारों को लेकर के आंदोलन हुए हैं, वही सब नारीवाद का प्रतीक है। नारी के वो सब प्रतीक हैं। अब यह एक ऐसा विचार है जो स्त्री पुरुष के बीच स्थापित असमानता को अस्वीकार करके समानता स्थापित करने की बात करता है। यानी अगर देखा जाए तो महिलाओं में और पुरुषों में असमानता स्थापित काफ़ी प्राचीन काल से ही कर दी गई थी। और ये असमानता इवन आज तक, आज के इस आधुनिक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में भी आप ऐसा देख सकते हैं। अभी भी जो है पुरुष जो है वो डोमिनेट करता है महिलाओं को, अपना प्रभुत्व उस पर स्थापित कर लेता है और बौद्धिक और व्यवहारिक रूप में सशक्तिकरण पर बल देता है। यह लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार करता है। जैसे कहा गया कि महिलाएं और पुरुष दोनों में जो है लैंगिक भेद होता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होती हैं उनको ये दूर करने की कोशिश करता है। और जो नारी की हीन स्थिति का मूल कारण है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस ही है। इस विचारधारा की उत्पत्ति पितृसत्तात्मकता, यानी कि पुरुष प्रभुत्व या पुरुष द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की सत्ता के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसलिए जानते हैं जो नारीवाद है ये कैसे उत्पन्न हुआ। इसमें महिलाओं को जो है, जो पितृसत्ता है, जो पैट्रियार्कल सेटअप है सोसाइटी का, उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट्स आए और नारियों ने विरोध किया और उन्होंने अपने अधिकारों की, अपने हक की बात करनी शुरू की। नारी पुरुष को किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है, नारी पुरुष से किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है। मैरी ओल्डस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन
इसको नोट कर लीजिएगा। एक थी मैरी wollstonecraft, उनकी एक पुस्तक थी विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमन। आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, आई रिक्वेस्ट यू, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा और फिर आपको एक नज़रिया मिल जाएगा ज़िंदगी जीने का कि आप क्या थे और क्या मतलब बन चुके हैं। ये जो है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें उन्होंने नारीवाद को नारी अधिकारों की मांग के रूप में परिभाषित किया, जो पुरुषों के ही समान अधिकारों की मांग करता है। तो इसमें इन्होंने यानी कि विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमन में मैरी wollstonecraft बताती हैं कि जिस तरह से पुरुषों को आज़ादी है अपने अधिकारों की, अपने राइट्स के लिए, उसी तरह से महिलाओं को भी होनी चाहिए। ये आखिर इनइक्वालिटी, असमानता क्यों है, असमानता क्यों है? तो जो इनइक्वालिटी है, चाहे वो बायोलॉजिकल लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, उनको हमको इरेडिकेट करना है, उन्हें समूल नष्ट कर देना है। और हमें स्त्री और पुरुष को जो है एक तरह से रखना है। दोनों जो है एक ही तरह के इंसान हैं, दोनों प्राणी हैं, दोनों मानव हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मैरी wollstonecraft को आप ज़रूर पढ़िए, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमन, इस पुस्तक को आप पढ़िए, मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है। केट मिलेट ने अपनी पुस्तक में लिखा और उनकी पुस्तक का नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। केट मिलेट, आप गूगल पे जाइए, कम से कम गूगल पे तो पढ़ सकते हैं अगर आप किताब नहीं खरीद सकते। केट मिलेट अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उनकी पुस्तक का नाम है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि नारी को पितृतंत्रीय व्यवस्था की जकड़न से अलग कर उसकी स्वतंत्रता को कायम रखने को ही नारीवाद कहा जाता है। तो इन्होंने फेमिनिज्म को या नारीवाद को डिफाइन करते हुए केट मिलेट कहते हैं कि जो जकड़न है, जो गुलामी की जकड़न है अब पितृसत्ता समाज में, पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जहाँ पर फादर यानी कि मेल की ही चलती है, वहाँ पर जब हम उस मेल सत्ता को चुनौती देते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हुए खुद को आज़ाद करते हैं, तो ये आज़ादी की मांग ही क्या है, फेमिनिज्म है। फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक में लिखा है सब्जुगेशन ऑफ वीमन, उनकी पुस्तक का नाम है सब्जुगेशन ऑफ वीमन। ये 1869 में आई थी, इसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा दोस्तों। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नारीवाद की अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया जाता है। यानी कहते हैं कि जब जो नारीवाद है ये क्या है, अगर आपसे कोई कहे नारीवाद तो आपके जहन में ये चीज़ रन कर जानी चाहिए कि नारीवाद का मतलब है कि पुरुष और महिला के बीच समानता की बात की जा रही है ना, तो ये चीज़ होती है। उन्होंने माना कि किसी समाज में स्त्री पुरुष समानता और संबंध का मूल अधिकार प्रेम, सौहार्द और मित्रता है। स्त्री पुरुष सहचर है। कहने का मतलब यहाँ पर हमें सब्जुगेशन नहीं करना है, किसी पर अपना आधिपत्य नहीं जमाना है। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों जो है इक्वल होते हैं, दोनों को फ्रेंडली रहना चाहिए। चाहे वो अगर पति के रूप में है तो दे शुड लिव इन मीन्स फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो उनको फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पति हूँ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या पत्नी को भी ऐसा नहीं चाहिए। खैर पति, चूँकि पितृसत्तात्मक की बात हो रही है तो यानी कि पति ही जो है सब कुछ सर्वे सर्वा होता है। अगर हम देखें तो हमारे घरों में क्या होता है, पुरुषों की ही बात चलती है, पुरुष जो कहता है वही स्त्री करती है। जैसे आज के समाज में भी देखा जाता है कि जहाँ पुरुष ने कह दिया, जहाँ पिता ने कह दिया, जहाँ भाई ने कह दिया, बहन को, माँ को वहाँ वो करना पड़ता है। ऐसे प्रतीत होता है जैसे उनकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। ये जो पैट्रियार्कल सेटअप ऑफ सोसाइटी है, उसको अगर आप कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आपका अस्तित्व ऐसे खतरे में पड़ा रहेगा, आप समस्याओं से जूझते रहेंगे। अगर आप पढ़ लिख रहे हो, आप जॉब पा रहे हो, तो इसका कारण क्या है कि न जाने कितनों ने अपने परिवार वालों से लड़ाई की, अपने परिवार वालों से अपने हक की मांग की, तब आज ये आज़ादी आपको मिल रही है। आप पढ़ लिख रहे हो, दुनिया में घूम रहे हो, वरना आपको डोमेस्टिक वर्क्स में लगा दिया जाता था, घरेलू कार्यों में लगा दिया जाता था और वहीं पर आप अपनी ज़िंदगी गुजार देते थे। एक बेटी फ्रीडन ने अपनी पुस्तक फेमिनिन मिस्टिक में लिखा है कि नारीवाद की धारणा में नारी को पूरे समाज का आधा हिस्सा मानते हुए उसके अधिकार वापस देने होंगे। तो ये जो बेटी फ्रीडन ने लिखते हैं कि महिला को समाज का आधा अधिकार मिलना चाहिए। जैसे पुरुषों को मिला है तो आधा पुरुष को दीजिए, आधा स्त्री को अधिकार दीजिए। 50-50 का कम से कम होना चाहिए। ये जो है
कहा गया है इनके द्वारा। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि अगर आप देखेंगे, अगर आप एक महिला हैं, आप देख सकती हैं कि आपको कम, मुझे लगता है कि केवल 10 से 15 या 20% ही आज़ादी होगी कि आपको क्या करना है। 70 या 80% आप अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हो। जो आपके पापा कहते हैं वही आप करते हो, जो आपका भैया कहता है वही आप करते हो। तो ये अगर देखेंगे कि अगर इस कोड को पैट्रियार्कल सेटअप ऑफ सोसाइटी को कॉम्प्रिहेंड करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय योर फादर, बाय योर ब्रदर्स। तो आपको दिखेगा कि आप अपने भाई के द्वारा, अपने पिता के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा, अपने रिलेटिव्स के द्वारा, सबके द्वारा आप जो क्या किए जाते हैं, एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। तो ये चीज़ें यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द वेरी कोड ऑफ दिस सोसाइटी, द वेरी नॉर्म्स ऑफ दिस सोसाइटी, दैट सो दैट यू कैन कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड द kind of slavery has been imposed on you and you are unable to understand. You don't have your reason to think like that what is going on inside your society, inside your family. So do you ever think? Perhaps never think. But if you go through all these books, you will start thinking like a feminist. Just be a feminist and demand for your rights. तो एक है साइमन दी बुआ। साइमन दी बुआ की एक पुस्तक है द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स प्यारे मित्रों बहुत ऊंची किताब है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको टाइम मिले, हिंदी में आती है, इंग्लिश में भी आती है, और आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। साइमन दी बुआ कहती हैं, इनकी पुस्तक का नाम है द सेकंड सेक्स, जो कि 1949 में आई थी। 1949 में द सेकंड सेक्स नाम से इनकी पुस्तक आई थी। तो उसमें ये लिखती हैं कि नारीवाद का मुख्य लक्ष्य पुरुषों का हर स्तर पर विरोध करना है। यानी कि ये मानते हैं कि जो फेमिनिज्म है, इसका जो पर्पज़ है वो क्या है कि टू अपोज द पैट्रियार्कल सोसाइटी एट एवरी लेवल, यानी कि पितृसत्ता का पुरुषों का हर स्तर पर जो है विरोध करना है। ये कहती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती है बल्कि बना दी जाती है। ये इनकी बहुत बेहतरीन लाइन है, बहुत फेमस लाइन है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे स्त्री बना दिया जाता है। वैसे पैदा हम सब एज अ इंसान होते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग होते हैं, बट दे आर मेड वीमेन, लेकिन उन्हें स्त्री बना दिया जाता है कि तुम ये पहनो, तुम ये पहनो, तुम ये करो। जैसे अगर आप देखेंगे, अच्छा इसमें जानते हैं ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही इसके लिए दोषी हैं, इसके लिए महिलाएं भी दोषी हैं। अब कैसे दोषी हैं इसको आप बताया जाएगा आगे आपको, तो फिर भी चलते हैं। तो कहा गया कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। स्त्री को समाज में पुरुषों को हवस का शिकार माना जाता है। मतलब women are treated as only as a means of lust, sexual satisfaction। उन्हें सिर्फ माना जाता है कि हवस के केंद्र है। मीन्स दे हैव टू ओनली, यानी कि उन्हें केवल बच्चा पैदा करना है और पुरुषों के लस्ट को सेटिस्फाई करना है, पुरुषों के हवस को सेटिस्फाई करना है। और अगर स्त्री समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो वो इसका विरोध करती है कि वो केवल जो है चाइल्ड बीयर नहीं है, केवल बच्चा पैदा करने वाली नहीं है, वो इंसान है। उन्हें भी जो है वैसे ही सब कुछ करना है, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी वैसे जीनी है जैसे पुरुष जी रहा है। तो हालांकि आज बहुत काफ़ी सुधार है, फिर भी बहुत कम सुधार है। पढ़ी लिखी औरतें भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं, और चूँकि उनके पास वो अवेयरनेस नहीं है, वो कॉन्शियसनेस नहीं है, तो कहाँ से समझेंगे। तो फेमिनिज्म उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। पूरे परिवार का निर्णय, तो जानते हैं पितृसत्ता, पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या है, पितृसत्ता क्या होती है। तो पितृसत्ता व्यवस्था में पुरुष पूरे परिवार का एक शासक की भांति शासन करता है। यानी पितृसत्ता क्या है, यानी कि ऐसी सत्ता, यानी कि परिवार पर जब पुरुष का पूरी सत्ता हो, तो यही व्यवस्था क्या कहलाती है, पितृसत्ता। आप अगर देखना चाहें, आप लोग देख सकते हैं कि पितृसत्ता क्या होती है। आप अपने पूरी फैमिली में जो है उसको एनालाइज करिए, एक्सप्लोर करिए कि आपका कहाँ शोषण होता है। जैसे आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको यहाँ नहीं जाना है। अगर आप देखेंगे एलन स्वेल्टर को पढ़ेंगे तो वो और अच्छे से बताती हैं कि हम कितने स्तरों पर शोषित किए जाते हैं।
तो ठीक है, दूसरों की इच्छा या निर्णय परिवार में गौड़ होती है। ये बता रहे हैं कि पितृसत्ता व्यवस्था में पुरुष पूरे परिवार पर एक शासक की भांति शासन करता है, पूरे परिवार का निर्णय वही करता है, दूसरों की इच्छा या निर्णय परिवार में गौड़ होती है। यानी कि पुरुषों स्त्रियों की क्या इच्छा है, स्त्रियों का क्या निर्णय है, इसको जो है पुरुष वर्ग नहीं सुनता, अपनी थोप देता है और स्त्रियों को मानना पड़ जाता है। स्त्रियां ज्ञान के अभाव में इसका विरोध नहीं कर पाती। ज्ञान के अभाव के अलावा भी और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मेजर कारण जो है ज्ञान का अभाव है। और फिर आगे चल के 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि 3 तरह की जो है फेमिनिस्ट पैदा होती हैं। जो फर्स्ट फेज है उसको रेडिकल फेमिनिज्म कहते हैं, दूसरा वेव जो है उसको मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं, तीसरा जो है उसको लिबरल फेमिनिज्म कहते हैं। पहला रेडिकल फेमिनिज्म, दूसरा मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और तीसरा है लिबरल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म का मतलब उग्रवादी नारीवाद, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म मीन्स मार्क्सवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म मीन्स उदारवादी नारीवाद। द पर्सनल इज पॉलिटिकल, कैरोल हिंच की जो है ये लाइन है, या एक लिपिस्टिक फेमिनिस्ट भी होती हैं, लिपिस्टिक फेमिनिस्ट। तो इन सब के बारे में बताया जाएगा। पर्सनल इज पॉलिटिकल किसकी लाइन है? ये लाइन है जो है कैरोल हिंच की। तो आप इनको पढ़िए, इनको सुनिए और समझते रहिए। जो है प्यारे मित्रों, कैसा लगा आपको? एक चीज़ आप लोग सुन लीजिए कि फेमिनिज्म को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर समझिए। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। मैंने कोशिश की आपको हिंदी में बताने की, मैंने सब अंग्रेज़ी में पढ़ी थी, तो आप लोगों को मैंने हिंदी में भी बता दी जो है। और आप लोग पढ़िए, समझिए इस चीज़ को, और आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।